नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। फीस निर्धारण समिति का टॉपिक अभी चल रहा है और इससे संबंधित मैं आपको कुछ जो क्वेश्चंस है उनको लेकर मैं आया हूँ। उनका जवाब आपको मेरी समझ के अनुसार दे रहा हूँ। मेरी समझ का मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ उससे आप भी सहमत हो, पर जो मुझे उचित लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप जो बेवजह छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करते हैं वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप थोड़ा सा सीखने की प्रैक्टिस करें, फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे अपना जो भी क्यूरीज है वो भेज दें, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करना और फिर उन कॉल्स को मेरे लिए रिसीव करना या फिर आपको कॉल पर जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप जितना हो सके कॉल करने से बचें। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो आप उस केस में व्हाट्सएप पे लिख दें। मुझे लगेगा कि हाँ इमरजेंसी अभी बात होना जरूरी है तो मैं खुद कहता हूँ कॉल मी, या मैं खुद कॉल भी कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि भौतिक सत्यापन 21-22 की प्रविष्टि हम कर चुके हैं और हम वहाँ पर हमारी फीस की एंट्री भी कर चुके हैं और वो हो सकता है भौतिक सत्यापन आपकी वेरीफाई भी हो चुकी है। अब सर हम जो फीस निर्धारण में जो फीस भर रहे हैं क्या हमें वही फीस भरनी पड़ेगी? क्योंकि पोर्टल पे 21-22 ही आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं इससे पहले एक अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं कि आप फीस कमेटी कौन से साल के लिए बना रहे हैं। जो फीस कमेटी है, जो पोर्टल समझ रहा है, वो 3-3 साल के लिए ब्लॉक में चल रहा है। इससे पहले 18-19 था लास्ट, अब 18-19 में आप 3 साल जोड़ दीजिए 21-22। अगर किसी भी सज्जन ने स्कूल की मान्यता 20-21 में ली या स्टार्टिंग उसका 20-21 में हुआ, तो जब उसने अपनी फीस की एंट्री करी होगी वहां पर फीस निर्धारण में, तो उससे भी 18-19 की ही फीस मांगी गई होगी। तो पोर्टल 18-19 3 साल जोड़िए, 21-22 फिर आगे 3 साल जोड़िए, लेकिन फिर भी पोर्टल पिछले साल में खुलना चाहिए, जो नहीं खुला अब खुला है। अब सवाल ये उठता है कि हम 21-22 के लिए हमारी समिति है या 22-23 के लिए है। हो सकता है 21-22 के लिए आपने समिति गठित ही नहीं करी हो, क्योंकि 21-22 की यदि आप फीस तय करना चाहते हैं तो उसकी समिति, उसकी संपूर्ण प्रोसेस, माता पिता अध्यापक संगम, सब कुछ 20-21 में हो जाना चाहिए सेशन की स्टार्ट होने से पहले। अब हो सकता है कि 20-21 में हमारी परिस्थिति नहीं थी कि हम फीस बढ़ाने के बारे में सोचें, तो टेक्निकल व्यू से आपने 18-19 में फीस 18-19 के लिए फीस तय करी तो आपको 21-22 के लिए तय करनी चाहिए, लेकिन हम कर ही नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि आपने नहीं किया हो, एक कोर्ट में भी स्टे चल रहा था, हो सकता है आपने उसके कारण से नहीं किया हो। वो निर्णय आप लें 21-22 के लिए करें या 22-23 के लिए करें। अब मान लो हम 22-23 के लिए फीस तय कर रहे हैं, हम 22-23 के लिए हमने कमेटी गठित करी है, तो उस कमेटी की जो डेट आएगी वो 21-22 की आएगी। डेट अभी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन जब हम 22-23 के लिए फीस की एंट्री कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां तो 21-22 ही आ रहा है, बिल्कुल 21-22 ही आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति अगले साल स्कूल की मान्यता लेता है पहली बार, तो उसके लिए भी वहाँ 21-22 ही आएगा। तो इसके लिए आपको मैं समझता हूँ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी वर्ष के लिए बना रहे हैं वो आप बनाएं और आप निर्णय लें जो आपको लेना है। मैं वापस उस क्वेश्चन पे आऊँगा, भौतिक सत्यापन जो 21-22 में आपने फीस भर दी और अब जो आप फीस भरने जा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कहा है, बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप इन दोनों फीस को मिक्सअप ना करें। दोनों का जो वर्क है अभी परिस्थितियों को देखते हुए अलग अलग है। हो सकता है कि आपने 21-22 में फीस कम ली हो, मैनेजमेंट को अधिकार है कम ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। 21-22 में कोरोना की वजह से एक क्वार्टर लगभग पूरा डिस्टर्ब हुआ, उस वजह से आपने फीस कम ली हो और आपकी समिति ने 21-22 में फीस बढ़ा दी हो, तो
जो आपकी समिति ने फीस निर्धारण करी है वो फीस आप यहाँ पोर्टल पर भरिए। मेरा आपसे अगेन कहना है कि जो आप फीस भरने जा रहे हैं, जो आपने भौतिक सत्यापन में डाल दिया, मेरे विवेक से इन दोनों का आपस में कहीं कोई संबंध नहीं है। और मैं तो यहां तक भी समझता हूं कि सिर्फ इसी साल के लिए नहीं, जो सरकार की सोच है, जो सरकार की प्रोसेस है, उसके अनुसार एवरी ईयर सरकार यही सोचती है कि फीस निर्धारण समिति की फीस और 75% बच्चों से ली जाने वाली फीस जो हम भौतिक सत्यापन में एंट्री करते हैं वो दोनों अलग अलग हो सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। वो किस वे में है मानना, मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। जब आप बिल बनाते हैं तो आप बिल को चेक करिए, बिल में यूनिट कॉस्ट ऊपर ऊपर आती है, फिर जहां आपके पास बच्चों के जो संख्या होती है, जहां आपका बिल का अमाउंट डिसाइड होता है, क्लास होती है, क्लास के आगे बच्चों की संख्या होती होगी, उसके आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, वहां पर 75% बच्चों से ली जाने वाली फीस और फीस निर्धारण की फीस, कॉलम संख्या 5 और 6। और आगे आपने क्या देखा होगा नेक्स्ट कॉलम में कि यूनिट कॉस्ट और कॉलम संख्या 5 और 6 में तीनों में से जो भी कम होगा उसके आधार पर आपका बिल डिसाइड होगा। तो अगर उस बिल जो बनता है, जो हमारे सरकारी सिस्टम से बनता है, अगर उसकी मैं सोच की बात करूं तो वो ये मान के चलते हैं कि फीस निर्धारण समिति और वास्तव में 75% से ली जाने वाली फीस में अंतर हो सकता है। तो फिर आप यहाँ पर क्यों इतना बेवजह कंफ्यूजन हो रहे हैं? इस क्वेश्चन का जवाब मैं समझता हूँ हो गया है। कितनी फीस बढ़ा सकते हैं? 5%, 10%, 20%, 30% या एक साल का 10%, 3 सालों का 30%? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जवाब दे सकते हैं। मेरा क्या जवाब है, मेरा क्या विचार है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो एक्ट की स्टडी की मैंने, जितनी मेरे को जानकारी, जो भी आदेश वगैरह मिले या जिन जिन व्यक्तियों से हमारी टीम ने जो भी हम डिस्कस कर सकते थे, मेरा इसमें यही विचार है कि आपकी जो पोस्टिंग आ रही है उसके अनुसार आप फीस तय कर सकते हैं। ये तय करने का अधिकार किसके पास है? SLFC के पास है, स्कूल लेवल फीस कमेटी के पास है। स्कूल लेवल फीस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे वीडियो दे चुका हूं मैं, आप उसमें देख लीजिए। जो स्कूल लेवल फीस कमेटी है वो फीस तय कर सकती है। किस आधार पे तय कर सकती है? अभी मैंने बताया आपको, पोस्टिंग के आधार पे। एक बच्चे की पोस्ट क्या आ रही है आज के टाइम पर, मेरे अनुसार अगर मैं मान के चलूं तो जो मैंने कई लोगों की फीस देखी है उससे तो कई गुना ज़्यादा ही कॉस्ट है। अमाउंट मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं। आप कुछ सोचिए कि क्या आप 2-4-5 हज़ार में स्कूल सर्वाइव कर पाएंगे, यह आपको तय करना है। कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है यह मैं आपको बता सकता हूं। आपके जितने भी एक्सपेंसेज हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस, कोई भी बिजनेस हो, मैं कॉमर्स का व्यक्ति हूं तो मैं आपको बता दूं, 2 तरह की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको एवरी मंथ पे करना होता है, जस्ट लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टीचर्स की जो सैलरी है, और भी हमारे छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैं नॉन ऑपरेटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस।
इतना आप लोगों को समझाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप नॉन ऑपरेटिंग मान लीजिए, जो आपके डेली रूटीन के खर्चे नहीं हैं। हो सकता है जो आपके साल में एक बार हो रहे हो, या आपको 10-5 साल में एक बार ही हो रहे हो, जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट। लेकिन 90% जितने भी स्कूल्स है उसमें बिल्डिंग रेंट की होती है, तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। अगर बिल्डिंग यदि समिति के नाम है, जो मैनेजमेंट है उसके नाम है, तो बिल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी। अगर बिल्डिंग किसी व्यक्ति के नाम है, वो चाहे समिति में मेंबर क्यों नहीं हो, चाहे वो समिति का अध्यक्ष क्यों नहीं हो, लेकिन वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, और समिति अपने आप में खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उस केस में बिल्डिंग रेंट की होगी। लेकिन जो बिल्डिंग का रिनोवेशन है, व्हाइट वॉश है, जो हम हर 2 साल में पुताई वगैरह करते हैं, वो सारे खर्चे कॉस्ट के पार्ट होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा और इसका आपको पूरा प्रोसेस दूंगा कि हमारी जो फीस हमने डिसाइड करी है उसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है, क्या ये फीस हमारी सही है। उसमें कुछ सेक्शन इनकम टैक्स के भी अप्लाई होंगे, कुछ हमारे जो रेगुलेशंस है वो भी अप्लाई होंगे। तो कितनी फीस बढ़ा सकते हैं इसके बारे में कोई प्लीज़ अब कॉल ना करें। एक जो पिछला क्वेश्चन था इसके बारे में कोई क्वेश्चन ना करें आप। डेट, अगेन मैं डेट के बारे में बता देता हूँ। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, खरीदने से पहले उसकी रेट तय करते हैं। इसी प्रकार से हमारे किसी भी सेशन की जो फीस होगी, एक कॉमन सेंस प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, नियम क्या कहता है उसको छोड़ो, मैं तो एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उससे पहले उसकी रेट तय करेंगे। तो किसी भी सेशन के स्टार्ट होने से पहले आपकी फीस फिक्स हो जानी चाहिए। इसमें 3 डेट आपको पोर्टल पे डालनी है। माता पिता अध्यापक संगम, माता पिता अध्यापक संगम किसी भी सेशन की स्टार्ट होते ही 1 महीने के अंदर बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर आप 22-23 के लिए फीस तय कर रहे हैं, तो आपका माता पिता अध्यापक संगम अगस्त में ले लीजिए, सितंबर में ले लीजिए। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि साहब उस टाइम तो स्कूल नहीं खुली थी, ऑफिस तो खुले थे। आप उस विचार पे जाते हैं तो जब स्कूल खुली जब ले लीजिए। तो माता पिता अध्यापक संगम का गठन, उससे पहले 15 दिन का नोटिस, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा नोटिस का, मैंने आपको वीडियो दे रखा है पहले वाला। माता पिता अध्यापक संगम के बाद आपको फीस कमेटी की डेट डालनी है पोर्टल पे, सेकंड डेट। वो कोशिश करिए कम से कम 1 महीने का गेप तो उसमें रहा ही होगा आपका, क्योंकि आपने 15 दिन का नोटिस दिया होगा, उसके बाद मीटिंग हुई होगी, तो 15-16 दिन तो वाजिबी हो गए। अब कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि सर 5-5 दिन का गेप देके कर दो या एक ही डेट कर दो, तो वो उनके विचार होंगे। जो मैंने एक्ट पढ़ा है उसके अनुसार मेरा तो ये विचार नहीं है कि आप तीनों में एक ही डेट डाल दें, या तीनों में अगर आप 22-23 की फीस तय कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो विचार ये भी सर हम तो मई 2022 और जून 2022, और होता है कोई ये भी कहेगा सर हम तो जुलाई 2022 की डेट डाल दें। सबका विचार अलग अलग हो सकता है, आप क्या कर रहे हैं आप निर्णय ले रहे हैं। माता पिता अध्यापक संगम जो भी आपका सेशन स्टार्ट है उसके 30 दिन के दौरान होता है, उसके कम से कम 1 महीने बाद आप फीस समिति का गठन की डेट दिखा सकते हैं। उसके 1 महीने बाद आप फीस का विनियमन कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको फिनिश करना है। एक्ट क्या कहता है कि 6 महीने पहले प्रोसेस हो जाए, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो पिछले साल कोरोना था, तो आप जनवरी 2022 फरवरी 2022 तक तो एटलीस्ट खत्म कर ही लीजिए। ज़्यादा बेटर डेट होती है माता पिता अध्यापक संगम में 15 अगस्त और फीस विनियमन में 26 जनवरी की, दोनों ही दिन कुछ पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो मीटिंग करना आसान होता है। एक डेट बच गई जो आप सोच लीजिए। जो आपके क्वेश्चंस थे मैंने पूरे ले लिए हैं। पुनः मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप कॉल करने से बचें। पिछले साल भी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था और इसको डिलीट कर दिया था। 1 जुलाई से मुझे भी मेरी नौकरी करनी है, मैं भी किसी स्कूल में एक नौकरी करता हूँ,
तो वहाँ नौकरी करता हूँ, तो उस दौरान मुझे पूरा मेरा 100% जो भी स्कूल टाइमिंग है उसी में देना होता है। तो मैं उस दौरान कोई फ़ोन रिसीव करूँगा भी नहीं। और मेरा तो आपसे निवेदन है कि अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो कॉल करने से बचें। ज़्यादा बेटर रहेगा व्हाट्सएप पे डाल दें, और ज़्यादा बेटर रहेगा आप सीखने की कोशिश करें। अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत काम का बंदा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करना बता दूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट है वो भी एक अच्छा खासा टेक्निकल एक्ट है। और हमारे भारत देश में जितने भी कानून हैं, कानून ऐसे बने हुए हैं कि एक एक्ट या एक धारा में जो नियम बना उसका रास्ता दूसरी धारा बता देती है। जैसे अगर कुछ साथी कॉमर्स से हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की स्टडी करी है, तो आपने देखा होगा कि हम जो कैश एक्सपेंसेस की लिमिट होती है, हम जो खर्चे दिखा देते हैं पूरे केस में दिखा देते हैं, उसकी 10,000 की लिमिट होती थी, अभी 20 की हो गई है, लेटेस्ट बढ़ गई तो पता नहीं है। लेकिन उससे अगला सेक्शन ये कहता है कि आप एक दिन में 20,000 दे सकते हो, 20 से ऊपर एक दिन में नहीं दे सकते। किसी को मुझे 30 देने हैं तो 20 आज दे दो, 10 कल दे दो, वो अलाउ है। खैर छोड़ो, मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, जैसा है वैसा ही अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो में कोई भी शब्द या कुछ भी ऐसा जो मुझे नहीं कहना चाहिए अगर हो गया हो तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं होगा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मुझे भी 9 बज रही है रात के और 10 बजे मुझे कहीं बाहर निकलना भी है, आउट ऑफ सिटी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। काफ़ी दिनों बाद बोला मैंने। प्लीज़ याद रखिएगा, आप व्हाट्सअप ही करें, कॉल ना करें। मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं संपूर्ण राजस्थान के लोगों की कॉल अटेंड करूं, और माशाअल्लाह आपके क्वेश्चन भी बड़े गजब होते हैं। खैर, आप सब मेरे बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, कुछ लोग मेरे पेरेंट्स की उम्र के भी होंगे, तो ना तो इसमें नाराज़ हुए, एक प्रैक्टिकल चीज़ समझने की बात है ये। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं अगले वीडियो में।